हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। चलिए आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का प्रतिरोध होता है, ठीक है, 1000 ओम, 10 ओम, 100 ओम, नन। तो जो मानव शरीर होता है बच्चों, उसका जो प्रतिरोध होता है वो होता है आपका 1000 ओम। 1000 ओम, या कभी कभी आपको मिलेगा 1 किलो ओम। तो आपका दोनों सही है, ठीक है। प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले जूते किसके बने होते हैं, ठीक है, लोहे के, लकड़ी के, रबर के। तो बच्चों, जो हम लोग प्रयोगशाला में जूते यूज़ करते हैं वो इंसुलेटर के बने होते हैं, जो कि क्या होते हैं, रबर के बने होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ओम, साइमन, नन। तो देखिए धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और इसका मात्रक ओ होता है I = Q/T हुआ, तो इसका और हो सकता है मात्रक कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 की पावर 22, 10 की पावर 20, 10 की पावर 21, नन। तो देखिए कोई भी देखिए कंडक्टर जो होता है, देखिए कंडक्टर, एक कोई अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, 10 की पावर 22 होगी। और अगर आपका सेमी कंडक्टर है, अगर आपका बच्चों सेमी कंडक्टर है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 की पावर 18 होगी, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, 10 की पावर 22। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवेश के मात्रक को कहते हैं कूलाम, एम्पियर, ओम, नन। तो आवेश के मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं, ठीक। विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग करेंगे, CTC/ हैलोन टाइप, फोम टाइप, भारी जल युक्त, नन। तो बच्चों बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग CTC मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, या हैलोन टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेतावनी चिन्ह का आकार होता है आयताकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, वृत्तीय। देखिए जो आपका चेतावनी चिन्ह होता है, जो आपका चेतावनी चिन्ह होता है, चेतावनी चिन्ह जो होता है, इसका आकार त्रिभुजाकार होता है, ठीक। और इसमें जो कलर होगा, ठीक है, इसमें जो कलर होगा बैकग्राउंड, वो होगा आपका येलो, पीला, ठीक। और इस पे जो आकृति होगी, जैसे मान लीजिए ये आपका निशान बन गया डेंजर का, ये किससे बना होगा, ब्लैक से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवी किसकी यूनिट है, ईवी जो है किसकी यूनिट है। तो देखिए जो आपका ईवी है, ईवी जो है आपका ऊर्जा का यूनिट है, ठीक है। जैसे ये आप देखे होंगे, ये आपका क्या होता है, ये आपका
कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड। और ये आपका क्या होता है, वैलेंस बैंड। इनके बीच में जो एयर गैप होता है, एनर्जी गैप, सॉरी, ये जो एनर्जी गैप होता है इसको हम लोग ईवी से प्रेजेंट करते हैं। किससे? ईवी से। ठीक है, ईवी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब कंडक्टर की बात करें, अगर कंडक्टर की बात करें तो ये दोनों जो बैंड होते हैं ये ओवरलैप होते हैं एक दूसरे पे। क्या होते हैं? ओवरलैप होते हैं। और सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर तो जो एनर्जी गैप होता है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और अगर हम इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर तो ये होता है आपका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी क्या आपका होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निम्न में से ओम का नियम है V इज इन इक्वल टू आई आर, V अपॉन आई इक्वल टू आर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, सभी। तो बच्चों ये आपके देखिए, जैसे मान लीजिए पहला कुछ बुकों में आपको मिलेगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ओम्स लॉ में, कुछ बुकों में मिलेगा आपको I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाएं तो V इक्वल टू आई आर, और यहाँ से अगर हम V बाई आई कर दें तो आपका R। तो ये सभी जो हैं आपके ओम के नियम हैं, ये सभी आपके ओम के नियम हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल इसमें क्या होगा, सभी। ये अभी सभी जो हैं आपके ओम के नियम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम का वक्र होता है, रेखीय होता है, परवलयाकार होता है, आयताकार होता है, नन होता है। तो देखिए ओम का नियम, देखिए ये ओम का नियम, इसका वक्र की बात कर रहे हैं तो ये आपका वोल्टेज हो गया और ये आपका करंट हो गया। तो इनके बीच में जो वक्र होता है V बाई आई इक्वल टू आर, क्या होता है, ये रेखीय होता है। क्या होता है बच्चों, रेखीय होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, रेखीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचनात्मक चिन्ह का आकार होता है आयताकार, वृत्तीय, वर्गाकार, नन। तो देखिए अब हम बात करेंगे सूचनात्मक चिन्ह की। सूचनात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह का जो आकार होता है ये आयताकार होता है। आयताकार। इनका जो बैकग्राउंड कलर होता है ये क्या होता है, ये जो कलर बैकग्राउंड कलर होता है वो होता है ग्रीन होता है और वाइट भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए एग्जिट हमको लिखना है, एग्जिट मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये निकलने का रास्ता है। तो ये आपका अगर ये बैकग्राउंड कलर ग्रीन होगा तो ये क्या होगा, आपका वाइट होगा। और एक दूसरा साइन देख लीजिए, बहुत से आपने देखा होगा मेडिकल का बनाते हैं प्लस, तो यहाँ इस कंडीशन में क्या होगा, बैकग्राउंड आपका वाइट होगा और ये जो होगा आपका रेड का बना होगा। ठीक है, तो आयताकार सूचनात्मक चिन्ह के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए अगला को देखते हैं क्वेश्चन। चालकता का प्रतिलोम होता है। चालकता मतलब कंडक्टेंस, कंडक्टेंस से का आपसे प्रतिलोम पूछा है। चलिए देखते हैं कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हिंदी बोलते हैं चालकता। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम लोग कैपिटल जी से, और ये होता है 1/r, 1/r। कह सकते हैं कि चालकता बराबर 1/प्रतिरोध। ठीक, अगर हम चालकता की मात्रक की बात करें, मात्रक, तो इसका होता है महो या साइमन।
इसके दो मात्रक होते हैं, महो या साइमन। ठीक, तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रतिरोध। निम्न में से जूल का नियम है, H इक्वल टू वी आई बाई आर, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तीसरा है H इक्वल टू 0.24 आई स्क्वायर आर टी नन। तो बच्चों इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, ये जूल का नियम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट, वोल्ट, एम्पियर, नन। तो देखिए शक्ति का मात्रक क्या है आपका? वाट है। वोल्ट होता है वोल्ट, वोल्ट आपका वोल्टेज का होता है। ठीक है, और जो आपका एम्पियर होता है, एम्पियर ये आपका धारा का होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध होगा। देखिए अगर तीन रेजिस्टेंस श्रेणी में जोड़ो, श्रेणी में संयोजन, श्रेणी में संयोजन, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका सीरीज में हो जाएगा। अगर समांतर पूछा जाए आपसे, तो ये हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। अगर दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं और आपसे कहे कि उसका तुल्य प्रतिरोध निकालिए, तो इसका फॉर्मूला होगा RT इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये दो प्रतिरोधों के लिए। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, RT इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। EMF का मात्रक होता है, EMF का मात्रक आपका वोल्ट होता है। करंट का मैं बता चुका हूँ आपको, एम्पियर होता है। ओम जो होता है आपका रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है? आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ऊष्मा के नियम, नन। तो देखिए जो आपका प्रथम नियम है ये आपका आवेश संरक्षण पे आधारित है। ठीक है, और जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेक्साब्लेट किसकी बनी होती है? SCH, HCS मतलब हाई कार्बन स्टील, HBI, कास्ट आयरन, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? हाई कार्बन स्टील। छेनी किसकी बनी होती है? SCH, एल्युमिनियम, कॉपर, नन। तो ये किसका? हाई कार्बन स्टील की बनी होगी। तो इसमें आंसर क्या होगा? SCS। निम्न में से कौन सा 5S प्रणाली का भाग नहीं है? सॉल्ट, साइन, स्वैप, सस्टेन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? स्वैप। PPE का फुल फॉर्म है पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सन परफेक्ट इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और पर्सनल परफेक्ट इक्विपमेंट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। शारीरिक खतरा कौन सा है? धूमपान, कंपन, संचारक, रेडियो सक्रियता। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रेडियो सक्रियता। स्क्रैबर किसका बना होता है? SCS का, एल्युमिनियम का, कॉपर का, नन। तो बच्चों आंसर क्या हो गया? SCS का। अगला क्वेश्चन है। हीट का मात्रक है जूल, न्यूटन, केजी, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? हीट का मात्रक आपका जूल है। निम्न में से सबसे अच्छा चालक है? चांदी,
सोना, कॉपर, एल्युमिनियम। तो सबसे अच्छा जो चालक है आपका बच्चों चांदी है। चलिए कुछ बताते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे अच्छा चालक आपका चांदी है, जिसकी चालकता होती है 96%। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कॉपर, मतलब तांबा। कॉपर इसकी होती है 90%। उसके बाद होता है आपका सोना। सोना का होता है 99% कंडक्शन। उसके बाद आपका आता है एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम जिसकी चालकता होती है 60%। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा चालक क्या है तो चांदी है। लेकिन बच्चों ज़्यादातर हम लोग तांबे का यूज़ करते हैं, क्योंकि तांबा की तुलना में चांदी आपकी महंगी पड़ती है। ठीक है, किसी चालक में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 इंटू 10 की पावर 16, 6.25 इंटू 10 की पावर 20 नन। तो बच्चों 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। बोरबरी के नियम के अनुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए बोरबरी का नियम बता देते हैं, इसमें से क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए बोरबरी ये आपका एटम है, ठीक, ये आपका न्यूक्लियस है। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। देखिए बोरबरी ने बताया था कि एटम के कक्षा में इलेक्ट्रॉनों संख्या क्या होगी? एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होगी। ये पहली कक्षा कहलाती है आपकी K, दूसरी कहलाती है L, तीसरी कहलाती है M, चौथी कहलाती है N। ठीक, तो K क्या होगी? पहली कक्षा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 2n², मतलब 2 इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी कक्षा कहलाती है आपकी M, KL, दूसरी कक्षा L होती है, इसमें होते हैं आपके 2 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरी होती है आपकी M, इसमें 2 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होती है उसमें 2 इंटू 4 स्क्वायर, मतलब 32। ठीक है, तो ये आपका बोरबरी का नियम है। चलिए, निम्न में से अर्धचालक है जर्मेनियम, लोहा, तांबा, लकड़ी। तो देखिए, चलिए अर्धचालक के बारे में कुछ बातें आपको बता देते हैं, आपको पता होना चाहिए। जो आपका सेमीकंडक्टर होता है, उसमें बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, या कह सकते हैं कि इसमें वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, और इनका जो ताप गुणांक होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक, वो क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, और ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, फॉलो नहीं करते। इन्हें हम लोग एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, और ये क्या है? ये इनके उदाहरण हैं आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक, जर्मेनियम Ge, सिलिकॉन Si। ठीक है, चलिए देखते हैं
तो इसमें आंसर क्या होगा? जर्मेनियम। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, ओम, एम्पियर, नन। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है आपका वेबर। ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर, ओम मीटर स्क्वायर, ओम पर मीटर स्क्वायर, नन। तो विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएमएफ का मात्रक होता है एम्पियर टन, वेबर, टेस्ला, नन। तो जो आपका एमएमएफ होता है उसका मात्रक एम्पियर टन होता है। ठीक है। और वेबर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है, टेस्ला आपका फ्लक्स डेंसिटी। देखिए एम्पियर टन आपका किसका हो गया? एमएमएफ का। वेबर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, और जो टेस्ला होता है ये क्या होता है? फ्लक्स डेंसिटी का होता है, फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक होता है एम्पियर टन, वेबर, टेस्ला, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? टेस्ला होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 0 नन। तो बच्चों इसमें आंसर पहला आपका बिल्कुल सही है। निषेधात्मक चिन्ह का आकार होता है वर्गाकार, आयताकार, और यहाँ पे वृत्ताकार होना चाहिए बच्चों, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वृत्ताकार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक होता है वोल्ट, एम्पियर, ओम, नन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मात्रक होता है बच्चों ये होता है आपका वोल्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, शक्ति, वाट, जूल पर सेकंड। तो बच्चों ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है। ठीक है। निम्न में से विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है महो पर मीटर, ओम, साइमन, नन। तो विशिष्ट चालकता को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है 1/ρ और इसका यूनिट होता है महो पर मीटर। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, विभव कहते हैं, नहीं। तो बच्चों आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, नो चार्ज। तो न्यूट्रॉन पे आपका कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। ठीक है। डीसी मशीन में कम्यूटेटर किसका बना होता है? हार्ड रॉक कॉपर का, कास्ट आयरन का, रोल्ड स्टील का, कॉपर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? हार्ड रॉक कॉपर का। चलिए कम्यूटेटर के बारे में देख लेते हैं। कम्यूटेटर, देखिए कम्यूटेटर को हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर। ये क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। किसमें? जनरेटर में। और डीसी को एसी में आपका मोटर में करेगा। और अगर हम बात करें किसका बना होता है तो ये आपका हार्ड रॉक कॉपर का बना होता है। ये आप क्या करता है? धारा को स्टोर भी करता है, धारा को स्टोर करता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन में आर्मेचर कोर किसका बना होता है?
सिलिकॉन स्टील का, कास्ट आयरन का, कास्ट स्टील का और एल्युमिनियम। तो देखिए आर्मेचर कोर के बारे में बता दें आपको, जो आपका आर्मेचर कोर होता है, ठीक है, ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है, मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील, मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील, ठीक है। और ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का बना होता है और जिनकी थिकनेस क्या होती है 0.35 mm से 0.5 mm, और इनको लैमिनेट भी करते हैं। क्या करते हैं? लैमिनेट। लैमिनेट क्यों करते हैं? टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस को टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग इनको लैमिनेट करते हैं, ठीक है। और सिलिकॉन स्टील क्यों करते हैं? हिस्टोलिसिस लॉसेस को कम करने के लिए, सिलिकॉन स्टील टू रिड्यूस हिस्टेरिसिस लॉसेस, हिस्टेरिसिस लॉसेस, हिस्टोलिसिस लॉसेस को हिंदी में बोलते हैं सेथल हानियाँ या मंदायन हानियाँ, और जो आपका एडी करंट होता है इसको बोलते हैं भंवर धारा हानियाँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ की प्रकृति होती है, एसी होता है, वो डीसी होता है, एसी और डीसी दोनों होता है, नन होता है। तो जो आपका आर्मेचर में क्या होता है ईएमएफ होता है वो आपका क्या होता है? एसी होता है, हमेशा आपका एसी होता है। उसको हम लोग डीसी कम्यूटेटर के द्वारा उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन में कम्यूटेटर का कार्य होता है एसी को डीसी में बदलना, ठीक। एसी को डीसी में किस में बदलेगा? जनरेटर के केस में। डीसी को एसी में बदलना ये आपका मोटर के केस में करेगा। डीसी को डीसी में बदलना ये तो काम आपका चॉपर का होता है। चॉपर क्या करेगा? डीसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, मतलब ये दोनों काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस जनरेटर का प्रयोग बैटरी चार्जिंग में होता है? डीसी शंट जनरेटर का, डीसी सीरीज जनरेटर का, कंपाउंड जनरेटर का। तो आपका बैटरी चार्जिंग में हम लोग डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं, और जो डीसी सीरीज जनरेटर होता है इसका प्रयोग बूस्टर की तरह करते हैं। किसका? बूस्टर की तरह, ट्रांसमिशन लाइन में एज अ बूस्टर प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे खराब होता है? ठीक है, निम्न में से किस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे खराब होता है? डीसी शंट जनरेटर का, डीसी शंट जनरेटर का, डीसी सीरीज जनरेटर का, कंपाउंड। देखिए सबसे अच्छा तो आपका शंट का होता है, सबसे अच्छा। सबसे खराब आपका डीसी सीरीज जनरेटर का, सबसे खराब। तो सबसे खराब पूछा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। वेव बाइंडिंग के लिए प्रेरित ईएमएफ का मान होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर आपकी वेव बाइंडिंग है, सॉरी आपकी अगर लैप बाइंडिंग है, लैप बाइंडिंग में देखिए ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू फाई जेड पी एन बाई 60A। अब लैप बाइंडिंग में क्या होता है? A बराबर P होता है। समांतर पथों की संख्या जो होती है वो पोल्स के बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? PA और कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? फाई जेड एन बाई 60। ये आपका क्या हो जाएगा? ईएमएफ जो हो जाएगा ये आपका लैप बाइंडिंग हो जाएगा। Eg इक्वल टू फाई जेड एन बाई 60। अगर हम वेव बाइंडिंग की बात करें, वेव बाइंडिंग में क्या होता है? A बराबर 2 होता है, मतलब समांतर पथ आपके 2 होंगे। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? Eg इक्वल टू
5ZPN/120। ये आपका लैब के लिए हो गया, ये आपका वेव के लिए हो गया। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें आंसर आपका ये बिल्कुल सही है, EG = 5ZPN/120। ठीक है, किस मोटर को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए? सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर। तो देखिए, जो आपकी सीरीज मोटर है इसको बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको बिना लोड के चलाएंगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मोटर का स्पीड रेगुलेशन सबसे खराब होता है? सीरीज मोटर का, शंट मोटर का, कंपाउंड का। तो सबसे खराब आपका किसका होता है? सीरीज का होता है। सबसे अच्छा आपका शंट का होता है। इसका सबसे खराब होगा, इसका सबसे अच्छा होगा। प्रेरित ईएमएफ की दिशा किसके विपरीत होती है? जो आपका आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, प्रेरित होगा, उसकी दिशा किसके विपरीत होती है? करंट के, वोल्टेज के, फ्लक्स के, नन के। तो बच्चों ये आंसर इसमें ये होगा, सप्लाई वोल्टेज के विपरीत होती है। निम्न में से आर्मेचर टार्क का सूत्र है TA = Z∅IAP/2πA। यही आपका आंसर है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में किस मोटर का प्रयोग करते हैं? सीरीज मोटर करते हैं, शंट मोटर का, कंपाउंड का। तो बच्चों इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम लोग सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। लिफ्ट में किस मोटर का प्रयोग करते हैं? सीरीज मोटर का, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का, शंट का। तो लिफ्ट में आपका देखिए कंपाउंड कम्युलेटिव। देखिए लिफ्ट या एलिवेटर्स, किसमें? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। और आपका वेल्डिंग में ट्रैक्शन में आपका सीरीज मोटर। शंट मोटर का प्रयोग कहाँ करेंगे? लेथ मशीन में। जहाँ पे हमको कांस्टेंट स्पीड चाहिए वहाँ पे हम लोग शंट मोटर का प्रयोग करेंगे। देखिए निम्न में से किस मोटर का चित्र है? ये आपको एक फिगर दे दिया गया। अब पूछा कौन सी आपकी मोटर है। देखिए आपकी शंट वाइंडिंग है, ये किसके है? आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में है, तो ये आपका क्या हो गया? शंट मोटर हो गया। ठीक है, इंटरपोल्स किस वाइंडिंग के साथ जोड़ते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। जो आपका इंटरपोल्स होता है, ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? इसका प्रयोग हम आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए करते हैं। इसको जो हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में जोड़ते हैं, के सीरीज में। इसमें आंसर क्या होगा? आर्मेचर वाइंडिंग के। और कहाँ पे होता है? ये पोल शू पे होता है। पोल शू पे इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी मोटर का कर्व है? ये आपका टार्क है और ये आपका आर्मेचर करंट है। देखिए जो आपका सीरीज होता है, सीरीज मोटर, उसमें क्या होता है? देखिए टार्क इज इक्वल टू क्या होता है? φI ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और φ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? आर्मेचर करंट के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? TIA²। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो टार्क की वैल्यू होती है वो क्या होती है? IA² के बाद, उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। तो ये आपका सीरीज मोटर का ग्राफ है, कर्व है। निम्न में से कौन सी मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती? सीरीज मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर। देखिए सीरीज मोटर और इंडक्शन मोटर आपकी सेल्फ स्टार्टिंग होती है, लेकिन आपकी जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, जो पोल शू पे लगाई जाती है। किस मोटर में स्लिप का मान 0 होता है?
सिंक्रोनस मोटर में, डीसी मोटर में, इंडक्शन मोटर में। तो देखिए जो आपका स्लिप कैसे स्लिप होगा, ये अगर मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि स्लिप की वैल्यू कैसे, जीरो पता करें कैसे। देखिए स्लिप इक्वल टू क्या होता है, NS माइनस NR अपॉन NS होता है। अब सिंक्रोनस मोटर में, इन सिंक्रोनस मोटर, NR जो होगा वो क्या होगा, NS होगा, मतलब जो रोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पर घूमेगा। तो अगर यहाँ पे हम यहाँ पे NR की जगह NS रख दें तो S इक्वल टू NS माइनस NS अपॉन NS, तो 0 अपॉन NS, तो ये भी आपका 0। तो स्लिप किस में हो, 0 हो गई सिंक्रोनस मोटर में। ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, सिंक्रोनस मोटर। ठीक, सिंक्रोनस में हंटिंग को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। देखिए हंटिंग कब होगी, हंटिंग तब होती है जब सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट नहीं होती, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। इसके कारण क्या होता है, उसमें ऑक्सीलेशन क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग हंटिंग बोलते हैं। और हंटिंग को दूर करने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, सिंक्रोनस में चाल होती है, नियत होती है, कम होती, ज़्यादा होती, थोड़ी कम। तो बच्चों क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड की स्पीड क्या होती है, नियत होती है, जो कि क्या होती है, ये होती है NS इक्वल टू 120 F/P होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मोटर जड़त्व का गुण रखती है, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, रिलक्टेंस मोटर। तो जड़त्व का नियम, जड़त्व का जो गुण है आपकी सिंक्रोनस मोटर करती है, जिसके कारण क्या होती है, वो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाती है और उसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं या किसी अन्य मोटर के द्वारा उसको घुमाते हैं। ठीक, या तो आप टरबाइन का यूज़ करिए या तो आपका इंजन का यूज़ करिए। ठीक, इंडक्शन मोटर में स्लिप का मान होता है 1%, 3 से 5%, 10%, 100%। तो इसमें आंसर क्या होगा, 3 से 5% होता है। इंडक्शन मोटर में कौन सी सप्लाई का प्रयोग होता है, केवल डीसी, केवल एसी, एसी और दोनों। तो बच्चों इसमें क्या होता है, केवल एसी होता है और इसको हम लोग प्योर एसी मोटर भी कहते हैं, इंडक्शन मोटर को प्योर एसी मोटर भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडक्शन मोटर में स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र की चाल का सूत्र है NS इक्वल टू 120 F/P, NS इक्वल टू 120 P/F, NS इक्वल टू 120 PF। तो बच्चों इसमें आंसर पहला सही है, NS इक्वल टू 120 F/P। टॉर्क किसके समानुपाती होता है। ठीक, देखिए जो टॉर्क होता है इसका फॉर्मूला होता है TE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi IA cos phi 2। ठीक, तो आपका फ्लक्स भी आ गया, आर्मेचर करंट भी आ गई और क्या आ गया, आपका पावर फैक्टर भी आ गया। तो इसमें से आपका ई ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, फ्लक्स, आर्मेचर करंट और cos phi। इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क क्या है, मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क कब होगा, जब R2 की वैल्यू X2 के बराबर होगी, R2 की वैल्यू X2 के बराबर होगी, R2 और X2 की वैल्यू 0 होगी, रेशियो 0 होगा। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लॉक रोटर टेस्ट में किस हानि को ज्ञात करते हैं। देखिए ब्लॉक रोटर टेस्ट क्या है, ये आपका ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समान होता है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉपर लॉसेस ज्ञात करेंगे। ठीक है, ब्लॉक रोटर टेस्ट में स्लिप का मान होता है 1 होता है, 0 होता है, 2 होता है, नन। चलिए इसको भी बताते हैं आपको। देखिए ब्लॉक रोटर टेस्ट मतलब रोटर को स्टॉप कर दिया गया, रोटर को ब्लॉक कर दिया गया। तो स्लिप इक्वल टू क्या होता है, NS माइनस NR अपॉन NS होता है। अब यहाँ पे रोटर को ब्लॉक कर दिया गया मतलब NR की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो क्या हो जाएगा, NS माइनस 0 अपॉन NS हो जाएगा। सो ये हो जाएगा NS अपॉन NS। सो ये हो जाएगा आपकी वैल्यू, स्लिप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक, तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1। स्लिप रिंग बना होता है, स्लिप रिंग आपका क्या होता है, ये एसी मोटरों में यूज़ होता है, स्पेशली आपका इंडक्शन मोटर में।
कॉपर का बना होता है, कास्ट आयरन का होता है, सिलिकॉन स्टील का, फास्फोरस ब्रॉन्ज का, फास्फर ब्रॉन्ज का। तो बच्चों किसका होता है? फास्फर ब्रॉन्ज का। जो काम आपका कम्यूटेटर करता है वही एक काम आपका स्लिप रिंग करती है। निम्न में से किस मोटर का स्टार्टिंग टार्क हाई होता है? शंट मोटर का, सीरीज मोटर का, कंपाउंड मोटर का, नन। तो बच्चों सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क सबसे हाई होता है। इंडक्शन मोटर का टार्क स्लिप का कर्व होता है आयताकार, परवलयाकार, आयताकार, परवलय, नन। तो बच्चों क्या होता है? आयताकार परवलय होता है। चलिए, निम्न में से सेमीकंडक्टर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, जर्मेनियम है, कार्बन है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन आपके सेमीकंडक्टर होते हैं, जिसमें से में आंसर क्या होगा? जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप का मान होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और ये आपका जो है ये इंसुलेटर का है, इंसुलेटर में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक का मान होता है पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, जीरो होता है, नन। तो बच्चों क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, निम्न में से अल्टरनेटर का ईएमएफ का समीकरण। चलिए अल्टरनेटर के ईएमएफ के क्वेश्चन आपको बताते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए, एक पहला होता है E इज इक्वल टू 4.44 F∅T। एक होता है 4.44 kP kd F∅T। और एक होता है kP kd F∅T। यहाँ पे kF आपका क्या है? फॉर्म फैक्टर, जिसकी वैल्यू 1.114 यहाँ लगा दीजिए आप। ठीक, अगर इन तीनों में से कोई भी आपसे ईएमएफ इक्वेशन पूछता है तो ये आपके तीनों ईएमएफ इक्वेशन है। यहाँ पे 1.11 होगा, सॉरी 1.11। ठीक, तो यहाँ पे अगर 1.11 रख देंगे तो ये आपका ईएमएफ कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ये तीनों इक्वेशन आपको अल्टरनेटर के याद करने हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला सही है 4.44 kP kd phi F∅T। ठीक, अल्टरनेटर की रेटिंग होती है kW में, kVA में, HP में, एम्पियर आवर में। तो जो आपकी अल्टरनेटर की रेटिंग होती है वो kVA में होती है, और ट्रांसफार्मर की भी रेटिंग आपकी किस में होती है? kVA में होती है। ट्रांसफार्मर kVA। निम्न में से फोटो डायोड का सिंबल है, ये है, ये है, ये है। तो बच्चों ये हो। ठीक है, निम्न में से एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। देखिए ये आपका निकल रहा है, तो बच्चों ये आपका सही है। एग्जॉस्ट फैन का सिंबल है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये आपका ये सही है। शॉटकी डायोड का सिंबल है। ठीक है, शॉटकी डायोड का सिंबल है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये आपका शॉटकी डायोड है। तो ये आपका टनल डायोड है, और ये आपका जीनर है। माइक्रोफोन का सिंबल है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो माइक्रोफोन का ये है। सायरन का सिंबल है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये आपका सायरन का सिंबल है। कंडक्शन और वैलेंस बैंड किस में ओवरलैप करते हैं? कंडक्टर में, इंसुलेटर में, सेमीकंडक्टर में, गोल्ड में। तो मैंने आपको पहले बताया है कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्शन और वैलेंस बैंड एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन व होल्स की गतिशीलता का अनुपात है 2:1:1, 2:1, 1:2, 1:4। तो बच्चों सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। जर्मेनियम में संयोजित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के UPPCL एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, जो कि आपके नवंबर में है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बना रहा हूं। कोशिश करूंगा कि एग्ज़ाम तक आपको लगभग 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा दूं। उसी कड़ी में आज मैं 7वां वीडियो बनाने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने 6 वीडियोस बनाए हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बताए हैं,
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। देखिए पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है, पेट्रोल की आग किस किस्म की आग है? टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी है, टाइप डी है। देखिए आग क्या होती है, आग को 4 भागों में बांटा गया है। टाइप ए, जो आपका टाइप ए होता है, ठीक है, टाइप ए आग ये क्या होती है, इसमें आता है लकड़ी, कागज, इन सब से जो आग लगी होती है वो आपकी टाइप ए टाइप की आग होती है। दूसरी होती है आपकी टाइप बी। टाइप बी में आपका आता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सब से जो आग लगी होती है वो आपकी क्या आती है बच्चों, टाइप बी में आती है। टाइप सी में आपकी आती है, टाइप सी में आपकी आती है एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इससे जो आग लगती है वो टाइप सी में आती है। और टाइप डी में आपका आता है, टाइप डी में आपकी आती है केमिकल, जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सब से जो आग लगती है वो आपकी क्या आती है, टाइप डी में आती है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, टाइप बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किन चिन्हों में बॉर्डर और बीच में क्रॉस लाल रंग का बना होता है? निषेधात्मक, अनिवार्य, सूचनात्मक, नन। तो देखिए आपके जो चिन्ह होते हैं, देखिए मैं सबके बारे में बताता हूँ। चिन्ह जो आपके होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। पहला होता है सूचनात्मक। सूचनात्मक क्या होता है, इनका आकार क्या होता है, आयताकार होता है। इस बैकग्राउंड कलर क्या होता है, हरा भी होता है और सफ़ेद भी होता है। अगर हरा बैकग्राउंड है, ठीक है, तो उस पर क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए एग्जिट लिखना है तो इसको हम लोग सफ़ेद से लिखेंगे। अगर आपका बैकग्राउंड सफ़ेद है तो यहाँ पे जैसे मेडिकल का साइन बना दिया, इसको रेड से बना देंगे। ठीक, अब आते हैं अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह क्या होता है, गोला वृत्ताकार होता है। इसमें जो बैकग्राउंड कलर होता है वो ब्लैक होता है। और जैसे आपको दस्ताना बनाना है कि दस्ताना पहनना है तो इसको वाइट से बना देंगे। ठीक, अब उसके बाद एक चिन्ह आता है आपका क्या, चेतावनी। चेतावनी को हम लोग त्रिभुजाकार में इंडिकेट करते हैं। बैकग्राउंड कलर आपका येलो होता है। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे हड्डी बना दिया, इसको ब्लैक से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आता है, आपसे पूछ रहा है निषेधात्मक। इसमें आंसर क्या होगा बच्चों, निषेधात्मक। निषेधात्मक मतलब क्या, ये इसमें आपको मना किया था कि ये काम आपको करना नहीं है। निषेधात्मक चिन्ह क्या होते हैं, निषेधात्मक चिन्ह को हम लोग वाइट क्या होता है, वृत्ताकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनका बैकग्राउंड क्या होता है, वाइट होता है। ठीक है, और इस पर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए सिगरेट का बना दिया, सिगरेट पीना मना है, इसको ब्लैक से बना देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, इस पे ये जो बॉर्डर है इसको रेड से कर देंगे। ये बॉर्डर जो है इस पे यहाँ पे रेड से कर देंगे और यहाँ पे एक क्रॉस बना देंगे। ठीक, ये हो जाएगा आपका क्रॉस। तो ये आपका चिन्ह क्या कहलाता है, निषेधात्मक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, निषेधात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेतावनी। चेतावनी चिन्ह का बैकग्राउंड रंग कैसा होता है, नीला होता है, सफ़ेद होता है, पीला होता है, हरा होता है। तो अभी मैंने आपको बताया क्या होता है चेतावनी चिन्ह। देखिए चेतावनी चिन्ह इसमें पीला होता है, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, पीला हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा 5S प्रणाली का भाग नहीं है? सॉल्ट है, शाइन है, स्वैप है, सस्टेन है। तो बच्चों आप में इसमें आंसर क्या होगा आपका, स्वैप। स्वैप भाग नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पीपीई का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट,
पर्सन परफेक्ट इक्विपमेंट, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BIS का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, नन। तो बच्चों उसमें आंसर क्या होगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीजल, चीजल में किस धातु का प्रयोग होता है? हाई कार्बन स्टील, कॉस्ट आयरन, कॉस्ट स्टील, माइल्ड स्टील। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? हाई कार्बन स्टील। जितने भी मोस्टली बच्चों जो आपके टूल्स हैं उनमें हम लोग हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी से कील निकालने के लिए किस हैमर का प्रयोग होता है? बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, क्ला हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। तो बच्चों लकड़ी से हम लोग कील निकालने के लिए हम लोग क्ला हैमर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। 1 एम्पियर आवर में कूलाम होंगे 36, 360, 3600, 3000, 36000। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा 3600, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर आवर जो क्या एक तरह से क्या है? ये आपकी चार्ज की यूनिट है, ठीक है। ये किसकी यूनिट है? चार्ज की यूनिट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन किसके समान होता है? ओम के, महो के, ओम मीटर के, नन। तो ओम तो आपकी यूनिट हो गई आपकी रेजिस्टेंस की। महो, साइमन और महो ये क्या है? आपके कंडक्टेंस की यूनिट है, ठीक है। चलिए देखते हैं कंडक्टेंस के बारे में देखते हैं। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को बोलते हैं चालकता। चालकता क्या होती है? प्रतिरोध की अपोजिट होती है। मतलब इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा 1/R। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है महो और साइमन। तो कह सकते हैं साइमन किसके समान होगा? आपका महो के। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका बच्चों? महो, ठीक है। ये आपकी प्रतिरोध की यूनिट है और ये आपकी विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है महो, महोमीटर, ओम मीटर, नन। तो प्रतिरोधकता को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। निम्न में से कौन सा घटक AC व DC पर समान व्यवहार करता है? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रतिरोधक, प्रेरक, धारित और नन। तो बच्चों आपका जो प्रतिरोधक होता है ये क्या करता है? AC और DC पर समान व्यवहार करता है। किसी प्रतिरोध का मान किससे स्वतंत्र रहता है? लंबाई से, तापमान, ताप से, चालक की आकृति, प्रकृति पे। देखिए प्रतिरोध के कुछ नियम हैं, ठीक है। देखिए प्रतिरोध के नियम है, क्या है? प्रतिरोध जो आपका होता है, प्रतिरोध R डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ठीक है। और किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पर। मटेरियल क्या आपका क्या है? कंडक्टर है, इंसुलेटर है, क्या है? इस पे डिपेंड करेगा किसका बना है, ठीक। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा क्रॉस सेक्शन एरिया पे, ठीक है। टेम्परेचर, अगर हम कंडक्टर की बात करें तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कंडक्टर में तो क्या होगा? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस का बढ़ेगा, रेजिस्टेंस इसका बढ़ेगा और चालकता इसकी कम होगी, चालकता इसकी डाउन होगी, कम होगी। और अगर हम इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा? डाउन होगा।
और चालकता बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कौन कार्य करता है? टोस्टर करता है, टेबल पंखा करता है, वॉशिंग मशीन करता है, मिक्सर करता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? टोस्टर काम करता है। निम्न में से किस विद्युतीय राशि को 1 किलो आवर्ट से प्रदर्शित करते हैं? ऊर्जा, शक्ति, आवेश, धारा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ऊर्जा। 1 किलो वाट आवर जो है आपकी, ये क्या है? ये आपकी ऊर्जा की यूनिट है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि व्यावसायिक जो ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किलोवाट आवर्स में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन ईवी किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का, शक्ति का, आवेश का, धारा का। तो आपका जो ईवी है ये आपका ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीओटी यूनिट को भी कहा जाता है किलोवाट आवर, किलोवाट, केवी, वाट आवर। तो बच्चों इसको क्या कहते हैं? किलोवाट आवर भी कहते हैं। चलिए बच्चों हम आप लोगों के लिए चुन चुन के क्वेश्चन लाए हैं। इन क्वेश्चंस को जो दिखेगा जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। शीशे की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 5 ओम मीटर, 22.5 10⁻⁻8 ओम मीटर, 20.8 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। तो बच्चों आंसर सी आपका सही है, 20.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। मानव शरीर का सामान्य प्रतिरोध कितना होता है? 10 ओम होता है, 1000 ओम होता है, 100 ओम होता है, 10 किलो ओम होता है। तो बच्चों क्या होगा? 1000 ओम कहिए चाहे 1 किलो ओम कहिए, तो मानव शरीर का सामान्य प्रतिरोध कितना होता है? 1000 ओम होता है। तांबा की प्रतिरोधकता होती है 1.72 ओम मीटर, 1.73 ओम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.72 ओम पर मीटर क्यूब, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 1.72 ओम मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर आवर किसकी यूनिट है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ भी लिया है। ठीक है, प्रतिरोध की, धारा की, आवेश की, वोल्टेज की। ठीक, तो प्रतिरोध की आपकी ओम हो गई, धारा की आपकी एम्पियर होगी, आवेश की एम्पियर आवर होगी और वोल्टेज की वोल्ट हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट आवर किसके समान है? 860 किलो कैलोरी, 4186 जूल के, 3600 वाट के, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 860 किलो कैलोरी के। अगला क्वेश्चन है। टिन का गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, 420 डिग्री सेल्सियस, 232 डिग्री सेल्सियस, 1445 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये तो आपका टंगस्टन का हो गया। ठीक है, ये आपका टिन का गलनांक हो गया और ये आपका नाइक्रोम का। ठीक, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 232 डिग्री सेल्सियस। टिन का गलनांक कितना? 232 डिग्री सेल्सियस। सोने का गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, 232 डिग्री सेल्सियस, 1064 डिग्री सेल्सियस, 1400। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? जो आपका सोना होता है इसका गलनांक कितना होगा? 1064 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, 232 डिग्री सेल्सियस, 235 डिग्री सेल्सियस और 1400। तो टंगस्टन का आपका ये हो जाएगा गलनांक। ठीक है, ये आपका नाइक्रोम का गलनांक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टिन का गलनांक हो जाएगा, ये आपका सोने का गलनांक हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालक का
प्रतिरोध ताप गुणांक होता है? पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, जीरो होता है, नन होता है। तो जो चालक का होता है प्रतिरोध ताप गुणांक वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का निगेटिव होता है। ठीक। इंसुलेटर का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, नन। तो बच्चों इंसुलेटर का जो ताप गुणांक होगा वो निगेटिव होगा। सेमीकंडक्टर के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, 6, 8, 10। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4। आपसे ये क्वेश्चन एक दूसरे मेथड से पूछ सकता है कि सेमीकंडक्टर की वैलेंसी कितनी होती है, तो उसमें भी क्या होगा? 4। सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओवरलैप 0। ठीक है। तो देखिए सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये आपका इंसुलेटर है, और ओवरलैप क्या होते हैं एक दूसरे के, ये आपके कंडक्टर में होते हैं। ठीक है। जो आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। किसमें? कंडक्टर केस में। इंसुलेटर केस में क्या होता है? एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सेमीकंडक्टर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता कितनी है? 50%, 60%, 65% और 85%। चलिए कुछ आपको बताते हैं। देखिए सबसे आपका अच्छा क्या चालक होता है? सिल्वर। सबसे अच्छा चालक आपका क्या होता है? सिल्वर होता है। सिल्वर की जो चालकता होती है वो होती है 96%। इसके बाद आता है आपका कॉपर। कॉपर की होती है 90%। ठीक है। इसके बाद आता है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की चालकता आपकी 60% होती है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ठीक। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? 60%। निकल का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ करते हैं? सेल में करते हैं, मोटर में करते हैं, जनरेटर में करते हैं, ट्रांसफार्मर में करते हैं। तो निकल का सर्वाधिक प्रयोग हम लोग सेल में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज तार किसका नहीं बना होता है? लेड का, टिन का, इस्पात का, तांबा का। तो ये आपका तांबे का इस्पात का नहीं बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सामग्री का ताप गुणांक 0 है? मैग्नीन का, तांबा का, कार्बन का, टिन का। तो बच्चों आपका इसमें आंसर क्या होगा? मैग्नीन। सिरोपरी लाइनों में किस चालक पदार्थ के तार का प्रयोग किया जाता है? तांबा, एल्युमिनियम, जिंक, निकल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम। देखिए जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उसमें हम लोग ACSR कंडक्टर्स का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। फील्ड रेगुलेटर में कौन सी सामग्री प्रयोग करते हैं? तांबा, मैग्नीन, निकल, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मैग्नीन। EHV लाइनों में इंसुलेटर किसके बने होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तांबा, बेकेलाइट, पोर्सलेन और कांच। तो जितने भी आपके इंसुलेटर्स होते हैं वो पोर्सलेन के बने होते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। लेदरराइट पेपर किस श्रेणी का अचालक है? ठीक, Y, E, B, F। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? E। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताप गुणांक का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, केल्विन, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ताप गुणांक को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? पर डिग्री सेल्सियस। एक तार का प्रतिरोध R ओम है। यदि इस तार को खींचकर लंबाई को n गुना कर दें तो नया प्रतिरोध क्या होगा? NR होगा, N² R होगा, R/N होगा, R/N² होगा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? N²R। ठीक है। कह रहा है R ओम के 3 प्रतिरोध समान प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए
ये आपके 3 रेजिस्टेंस हैं, 1 2 3, सबकी वैल्यू क्या है, आर है। अब इनका पूछ रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो R प्लस R प्लस R, तो क्या हो जाएगा, 3R हो जाएगा। ये तो आपका सीरीज में हो गया। अगर आपसे पैरेलल में पूछे, पैरेलल में कनेक्टेड है, एक ये आपका, एक ये हो गया, एक ये हो गया, R R R, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा R/3 हो जाएगा। ठीक है, ये अभी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 3R। प्रतिरोधक विद्युत ऊर्जा को किस रूप में संचित करता है, चुंबकीय ऊर्जा, स्थिर वैद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, नन। ठीक है, मतलब कोई नहीं। विद्युत पावर स्टेशनों पर किस बैटरी का प्रयोग करते हैं, लेड एसिड, निकल आयरन, लिथियम कार्बन, कार्बन जस्ता। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, लेड एसिड। शुष्क सेल का ईएमएफ होता है 1.8 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट होता है, 1.25 वोल्ट होता है, 2 वोल्ट होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 1.5 वोल्ट। निकल आयरन सेल की वाट घंटा क्षमता होती 40%, 60%, 80%, 50%। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, 60%। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की यूनिट है mg बाई वोल्ट, mg बाई कूलाम, किलो बाई वोल्ट, mg बाई जूल। तो बच्चों आंसर क्या होगा, mg बाई कूलाम। सेलों की धारा क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी में, समांतर में, श्रेणी समांतर और नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, समांतर। लैपटॉप में किस बैटरी का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेड एसिड, कार्बन जस्ता, लिथियम आयन और नन। तो बच्चों क्या होगा, लिथियम आयन का प्रयोग हम लोग करते हैं। निम्न में से रिलेक्टेंस का मात्रक है, एम्पियर टन, ये तो आपका एमएमएफ का हो गया, 1/हेनरी। तो ये 1 जो हेनरी है, ये आपका रिलेक्टेंस का यूनिट है। वेबर आपका फ्लक्स का हो गया, टेस्ला आपका फ्लक्स डेंसिटी का हो गया। 1 एम्पियर टन में कितने गिलबर्ट होंगे, 1.26 टू 3.5 नन। तो बच्चों 1 एम्पियर टन में 1.26 गिलबर्ट होंगे। 1 टेस्ला बराबर गॉस के होगा, 10⁴, 10⁻², 10⁵ नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 1 टेस्ला की वैल्यू 10⁴ गॉस के बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है टेस्ला, वेबर, एम्पियर टन, गिलबर्ट। तो इसमें आंसर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स का, तो इसमें आपका हो जाएगा वेबर। ठीक है, ये आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का है, और एम्पियर टन आपका एमएमएफ का है, और ये भी आपका एमएमएफ का है। ठीक है, गिलबर्ट किसका मात्रक होता है, फ्लक्स का, एमएमएफ का, रिलेक्टेंस का, परमेंस का। तो गिलबर्ट जो होता है आपका, ये आपका एमएमएफ का यूनिट होता है। एक मैक्सवेल का मान होता है 10⁻⁻4 वेबर, 10⁸ वेबर, 10⁻⁸ वेबर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 10⁸ वेबर। तो बच्चों आज मैंने आपको फिर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं। कोशिश करिएगा इन क्वेश्चंस को देखिए, समझिए और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आपका अगले महीने यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज चलिए हम लोग यूपीपीसीएल TG2 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब क्वेश्चन बच्चों आपका TG2 में यूपीपीसीएल में पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा को डैश डैश के द्वारा एक निश्चित वोल्टेज और
धारा के स्तरों से दूसरे वोल्टेज और धारा के स्तरों में स्थानांतरित करता है। ठीक, इन्होंने बता दिया। अब क्या कहा, आपूर्ति की फ्रीक्वेंसी को समान बनाए रखने, आपूर्ति की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने, आपूर्ति के बल को समान बनाए रखने, आपूर्ति के तापमान को समान बनाए रखने। तो इन्होंने तो ये बता दिया कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, लेकिन अब इन्होंने पूछा है कि ये इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है कि नहीं होती है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, इसमें ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है, देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर जो होता है, चलिए देखते हैं, इसमें आपको समझा के बताते हैं। देखिए जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, वो स्टैटिक डिवाइस है। क्या है, स्टैटिक डिवाइस है। ये क्या करेगा, वोल्टेज एंड करंट को क्या करेगा, बढ़ाएगा और घटाएगा। किस पे, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे। मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी को चेंज, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और ये क्या कर देगा, पावर को ट्रांसफ़र करता है, पावर को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र करता है। ये काम होता है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, वोल्टेज, इसमें आंसर क्या होगा, आपूर्ति की फ्रीक्वेंसी को समान बनाए रखने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तुल्यकालिक मोटर के लिए मोटर द्वारा विकसित लोड एंगल या कपलिंग एंगल पर निर्भर करता है टॉर्क, पावर फैक्टर, करंट रेटिंग, स्पीड। तो बच्चों जो आपका जो टॉर्क होता है ये डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ धात्विक चालक की प्रतिरोधकता, ठीक, बढ़ती है, घटती है, आरैखिक रूप से परिवर्तित होती है, अपरिवर्तित होती है। ये भी क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया है। तो देखिए कुछ बातें जान लीजिए। अगर आपका कंडक्टर होगा, ठीक, तो इसको जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज़ होगा, और उसकी जो चालकता है G वो क्या होगी, घटेगी। ठीक है, और अगर आपका इंसुलेटर होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ये रेजिस्टेंस है, ये डिक्रीज़ होगा और चालकता बढ़ेगी। ठीक है, और अगर आपका सेमीकंडक्टर है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा और चालकता बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरी वितरण प्रणाली में उद्योग और घरों के अन्य प्रयोगों के लिए वोल्टेज को डैश डैश का उपयोग करके उपयुक्त वोल्टेज में रूपांतरित किया जाता है। स्टेप डाउन, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, प्लेनर ट्रांसफार्मर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, क्या होता है बच्चों कि देखिए समझिए, एक एक चीज़ समझिए आप। जैसे आपका जनरेशन आपका क्या हुआ, 11 kV पे हुआ। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से इसको क्या करेंगे, 33 kV में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसको क्या करते हैं, 33 kV को
फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से इसको क्या करते हैं 11,000 केवी में कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं 11 केवी को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से इसको 415 वोल्ट में कर लेते हैं। ठीक, और 230 में। तो यही दोनों क्या होती हैं, यही जो वोल्टेज होता है, इनको हम लोग उद्योगों और उसमें प्रयोग कर लेते हैं। कहीं कहीं आपका 11 केवी भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके इसको क्या कर लिया, उद्योगों और घरों के यूज़ के लिए वोल्टेज बना लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये सब आपके क्वेश्चन जो हैं यूपीपीसीएल TG2 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, एक सर्किट ब्रेकर के, ठीक है, आर्किंग अवधि के दौरान संपर्कों के बीच प्रवाहित होने वाली धारा डैश डैश पर निर्भर करती है। ठीक, आर्क प्रतिरोध पे करती है, वायुमंडलीय दाब पे करती है, वायुमंडलीय तापमान पे, वायुमंडलीय आर्द्रता पे। तो ये भी बच्चों क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएल में पूछा गया है। तो इसमें आंसर क्या होगा, आर्क प्रतिरोध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज आरएल परिपथ में केवीए को डैश डैश से गुणा करके एक्टिव पावर प्राप्त की जाती है। ठीक है, आप देखिए आपकी केवीए रेटिंग है। ठीक, आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपकी रियल पावर बन जाए या एक्टिव पावर बन जाए, π/2 से, cos⁵ से, sin⁵ से और π/6 से। ठीक है, देखो केवीए आपकी क्या है, केवी आपकी अपरेंट पावर है, ये आपकी अपरेंट पावर है। अब इसमें अगर हम cos⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, cos⁵ से, तो ये आपकी एक्टिव पावर बन जाएगी। एक्टिव पावर या इसको कहते हैं हम लोग रियल पावर। ठीक है, इसकी आप देखिए यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट होती है केवीए ही होती है। और अगर हम रियल पावर की बात करें तो केवीए कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा किलोवाट। जो एक्टिव पावर हो जाएगी अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे cos⁵ से तो इसकी यूनिट क्या होगी, किलोवाट होगी। अगर इसको हम केवीए को sin⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी रिएक्टिव पावर हो जाएगी, रिएक्टिव पावर, और इसकी यूनिट हो जाएगी kVAR। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, cos⁵ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिले की सुग्राहिता इसके संचालन के लिए आवश्यक रिले के कॉइल के डैश डैश इनपुट का एक फंक्शन होता है। ये भी आपका यूपीपीसीएल TG2 में क्वेश्चन पूछा गया है। kW वोल्ट एम्पियर, k ओम, kV। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, वोल्ट एम्पियर। आजकल विद्युत ऊर्जा को डैश डैश के रूप में उत्पन्न, पारेषित और वितरित किया जाता है। डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी करंट और प्रत्यावर्ती धारा। तो बच्चों आंसर क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, हम लोग जनरेशन कितने पे करते हैं, 11 केवी पे जनरेशन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेड एसिड बैटरी की WH दक्षता कितनी होती है, 30% से लेकर 40% होती है, 72% से लेकर 80% होती है,
80 से 90% नन। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएल टीजी2 में पूछा गया है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 72 से लेकर 80%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चालकता क्या व्युत्क्रम होता है। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएल टीजी2 में पूछा गया है। प्रतिरोध क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत घनत्व, नन। चलिए चालकता के बारे में कुछ बात करते हैं। देखिए चालकता जो होती है आपकी, इसको हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होती है, कैपिटल जी होता है ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1 रेजिस्टेंस। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, चालकता की यूनिट, तो होती है आपकी साइमन और महो। इसकी 2 यूनिट होती है, ठीक है। एक होता है बच्चों विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, आपका विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब 1/ρ। अब विशिष्ट प्रतिरोध का यूनिट, रो की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, ओम मीटर। और अगर हम इसकी बात करें तो इसकी होती है महो पर मीटर, महो पर मीटर या साइमन पर मीटर। इससे भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका यूपी पीसीएल टीजी2 में पूछा गया है। कौन सा मोटर बिना लोड स्टार्ट नहीं होता, स्टार्ट नहीं होता या कह सकते हैं स्टार्ट नहीं करना चाहिए। डीसी सीरीज मोटर, शंट मोटर, डीसी है सब, डीसी कंपाउंड मोटर, एसी मोटर। तो जो बच्चों आपकी जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसको हमें बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब लोड नहीं होता है तो इसकी स्पीड अनंत होती है। स्पीड क्या होगी, अनंत होगी, ठीक है, ओके। और ये ऐसी मोटर है, इसका स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, स्पीड रेगुलेशन सबसे खराब होता है, सबसे खराब होता है। शंट का सबसे अच्छा होता है स्पीड रेगुलेशन, ये सीरीज का हो गया। अगर हम शंट की बात करें तो सबसे अच्छा होता है। निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग उन टरबाइन हेतु भाप के उत्पादन के लिए किया जाता है जो कि जल विद्युत, पवन ऊर्जा, तापीय और ईंधन सेल। तो बच्चों ये भी आपका यूपी पीसीएल टीजी2 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें आंसर क्या होगा, तापीय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी इंडक्शन मोटर के लिए प्रति पोल फ्लक्स और रोटर धारा के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएल टीजी2 में पूछा गया है। कॉस फाई, स्लिप, टार्क और नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, इसमें टार्क होगा। देखिए जो टार्क होता है इंडक्शन मोटर में वो क्या होता है, फाई आई ए कॉस फाई होता है, या कह सकते हैं कि फाई आई टू कॉस फाई, ठीक। ये आपका टार्क होता है। तो ये आपका फ्लक्स हो गया जो बोल रहा है प्रति पोल फ्लक्स, और I2 मतलब ये क्या, रोटर की धारा हो गई, ठीक। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, टार्क के समानुपाती होता है, ठीक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, टार्क, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से डैश डैश को छोड़कर से सभी टाइप के इंसुलेटर
लोकप्रिय रूप से ओवरहेड लाइनों में प्रयुक्त होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएल TG2 में क्वेश्चन आया है। बच्चों मैं आप लोगों के लिए पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चुन के लाता हूँ। इन क्वेश्चंस को आप जरूर देखा करिए और मेरे वीडियो को जरूर पढ़ा करिए, जिससे आपकी यूपीपीसीएल की तैयारी अच्छे से होगी और आने वाले समय में यूपीपीसीएल की बहुत वैकेंसी निकलने वाली है। ठीक है, स्ट्रेच टाइप, पिन टाइप, सस्पेंशन टाइम, स्ट्रेन टाइम। तो बच्चों ये जो तीनों इंसुलेटर होते हैं इनका प्रयोग हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, लेकिन स्ट्रेच टाइप इंसुलेटर का प्रयोग नहीं करते। तो उसमें आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तामहानि को डैश डैश के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया है। ठीक है, स्थिर अवस्था हानि, ओमिक हानि, प्राथमिक हानि और द्वितीय हानि। तो बच्चों उसमें आंसर क्या होगा, ओमिक हानि। देखिए ओमिक हानि, ताम हानियों को ओमिक हानि हम लोग कहाँ बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ये जो आपकी होती हैं ये आपकी वेरिएबल लॉसेस होती हैं। वेरिएबल लॉसेस, वेरिएबल लॉसेस मतलब डिपेंड्स ऑन लोड, ये लोड पर डिपेंड करती हैं। मतलब लोड के साथ बढ़ेंगी, लोड के साथ घटेंगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप ये भी आप याद रखिएगा। और जो आपकी आयरन लॉसेस होती हैं ये फिक्स्ड होती हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया है। ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉस डैश डैश के समानुपाती होता है, V² के, F² के, N2² के, N1। देखिए पहले देख लीजिए जो आपका एडी करंट लॉस होता है, एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस वो क्या होता है, WE इज इक्वल टू KE B max स्क्वायर F² T²। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पे F² के समानुपाती है और V के समानुपाती है। ठीक, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए ये होता है। लेकिन जो आपका अगर आप इसकी इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएल का जो आंसर की आता है उसमें देखेंगे तो इन्होंने V² लगाया है। या तो आप V रखिए यहाँ पे, ठीक, तो सही माना जाएगा। इसमें आंसर वैसे होना चाहिए F² बाय द फॉर्मूला, लेकिन आंसर की में इन्होंने V² दिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे V होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूले में बताया। ठीक है, तो आंसर की के अनुसार V² है और मेरे ख्याल से यहाँ F² होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पर ओम का नियम लागू नहीं होगा। ये भी आपका यूपीपीसीएल TG2 में क्वेश्चन पूछा गया है। तांबे के चालकों, ठीक, सीसा के चालकों, जीना डायोड, ओनन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, जीना डायोड। देखिए जीना जो डायोड होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, चलिए अब देखते हैं ओम का नियम किस पे लागू होता है। जो ओम का नियम होता है वो पैसिव एलिमेंट्स पे लागू होता है। पैसिव एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस हो गया आपका,
क्या होगा, कंडक्टेंस हो गया और इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टर पर, कंडक्टर मतलब कंडक्टर पे, ठीक है, और इंडक्टर मतलब इंडक्टेंस मतलब इंडक्टर पे, ठीक है, और कैपेसिटर पे, कैपेसिटर पे, ठीक है। तो इन सब पे ये आपके पैसिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक। एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, जीनर डायोड। देखिए जीनर डायोड से भी क्वेश्चंस आते हैं। जीनर डायोड क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का डायोड होता है, ठीक है। ये क्या करता है, रिवर्स बायस पे काम करता है, रिवर्स बायस पे। और कहाँ यूज होता है, वोल्टेज रेगुलेशन में, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में घर्षण और वायु घर्षण हानियाँ कितनी होती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया है। सेकेंडरी वोल्टेज के समानुपाती, प्राइमरी वोल्टेज के समानुपाती, प्रत्येक 2 वोल्ट 0। देखिए घर्षण हानियाँ जो होती हैं जब कोई मशीन मोशन करती है तो उसमें होती हैं, ठीक है। घर्षण हानियाँ कहाँ कहाँ होंगी आपकी, मोटर्स में होंगी, जनरेटर्स में होंगी, यहाँ पे घर्षण हानियाँ होंगी। लेकिन ट्रांसफार्मर में ये क्या है, स्टैटिक डिवाइस है, तो इसमें जो लॉसेस होंगे वो क्या होंगे, घर्षण हानियाँ वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो इसमें आंसर क्या होगा, 0, ठीक। चक्रों के प्रति सेकंड की संख्या को प्रत्यावर्ती मात्रा का डैश डैश कहा जाता है। ये भी आपका यूपीपीसीएल TG2 में क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्रीक्वेंसी, फेज, टाइम पीरियड, वेव फॉर्म, तो आपने पढ़ा होगा कि 1 सेकंड में जितने भी ऑक्सीलेशंस होते हैं उनकी संख्या को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, टाइम पीरियड की अपोजिट होती है, और उसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानक अधिसूचना के साथ डीसी मोटर का आर्मेचर टार्क होता है phi Ia pz/2πa, phi n pz/2πa, phi n pn/60a। यहाँ बच्चों z होगा, ठीक है, और यहाँ का होगा phi Ia pnz/2πa। ये भी आपका यूपीपीसीएल क्वेश्चन में, यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया। तो बच्चों इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो आर्मेचर टार्क है इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। और ये जो EMF होता है इसका फॉर्मूला होता है phi z pn/60a। ये आपका EMF का फॉर्मूला हो गया, ये आपका आर्मेचर टार्क हो गया। तो बच्चों आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन चुन के यूपीपीसीएल के बताए हैं, TG2 के। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके और आप लोग यूपीपीसीएल TG2 में सिलेक्शन ले सकें। थैंक यू।